दोस्तों क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी को 6 चैप्टर्स तक हमने डिटेल में कवर किया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए प्रत्येक चैप्टर के साथ और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए और प्रत्येक डायमेंशन को कवर किया। इनफैक्ट एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट के बाद वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने खूब सारे किए। नाउ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहुँच चुके हैं। चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, कैसे इवॉल्व करते हैं। देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है जब बात आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है और नाउ हम लोग इसे डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल टाइप का है, जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने डिटेल में बात की है जो पिछले चैप्टर्स में, जैसे वेदरिंग प्रोसेस हो गई या जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हैं तो ही ये बातें समझ में आएंगी। इसलिए बुनियादी चैप्टर्स 1 से 6 तक आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत डिटेल में हमने इन पर बातें की हैं। और ये हमारा चैप्टर है। इसके बाद आगे क्लाइमेट और बाकी सारे और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। बट इस चैप्टर के साथ ये है कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है स्टूडेंट्स को। तो हम लोग इमेजेस के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की। तो जैसा कि हमें पता है कि वेदरिंग प्रोसेस का बहुत सारा अर्थ के मटेरियल पर प्रभाव पड़ता है, जिससे जो अर्थ की सरफेस है उनमें बहुत सारी बदलाव आते हैं, जैसे रनिंग वाटर के द्वारा या ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सभी चीज़ें प्रभाव डालती हैं जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उन पे। तो ये बातें हमने बहुत अच्छे से समझी हैं कि इरोजन किस तरीके से अर्थ के सरफेस पर बदलाव लाता है, या डिपोजिशन, जब जो इरोजन के बाद डिपोजिशन होता है उसका क्या फ़र्क पड़ता है अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर, जैसे रॉक्स पर और भी जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं उन पर। तो नाउ यहाँ पे सवाल हम लोग ये सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये लैंडफॉर्म आखिर होता क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ ये है कि लैंडफॉर्म आखिर होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल ऑफ अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। यानी पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के सरफेस पर जो छोटे या फिर मीडियम या फिर जैसे भी साइज के हों, अगर ये जो पार्सल्स होते हैं अर्थ के, वो कहलाते हैं लैंडफॉर्म्स। तो अर्थ के सतह में जो डिफरेंट लैंडस्केप्स फॉर्म होते हैं वो लैंडफॉर्म कहलाते हैं। जैसे आपके पर्वत हो गए या वोल्केनोज, वैली, प्लेन, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म होते हैं। कैनियन हो गई, आइलैंड हो गए, रिवर हो गए, ओशन, हिल, वाटरफॉल, केव, ये सभी लैंडफॉर्म्स के टाइप हैं। दोस्तों नाउ बात करते हैं लैंडस्केप की। लैंडस्केप क्या होते हैं, ये हमारा दूसरा टर्म है। तो देखिए बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं ये टुगेदर मिलके लैंडस्केप बनाते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस का लार्ज ट्रैक्ट्स होता है। अब देखिए जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो गए, बन गए, वो अपने शेप को, साइज को, नेचर को ये बदलते रहते हैं। ये नेचर के लिए वल्नरेबल होते हैं। हमें भी पता है कि जो डिफरेंट एजेंट्स के माध्यम से, जैसे बहता पानी हो गया या विंड हो गई, तो अलग अलग माध्यमों से इनमें लगातार बदलाव आता है और इस कारण से ये अब स्टैटिक नहीं होते, बल्कि ये बिल्कुल चेंज होते रहते हैं। राइट, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। और इस तरीके से लैंडफॉर्म फिक्स नहीं होते, बल्कि इनके जो शेप, साइज, नेचर, ये चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंज होती हैं। अब देखिए जो आपकी प्रत्येक लैंडफॉर्म होती है, लैंड मासेस होते हैं, ये कुछ ना कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं, डेवलपमेंट के स्टेजेस से, जिन्हें हम लोग कैटेगराइज भी कर सकते हैं। यूथ फेज, मैच्योर फेज, ओल्ड एज फेज, यानी ये जो अलग अलग फेजेस हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं तो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, इसे हम लोग युवा वलित पर्वत कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। राइट, अब जो ये यंग है या मैच्योर है या ओल्ड है, ये चीज़ें कैसे डिफाइन होती हैं, राइट, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जो डेवलपमेंट का स्टेज है, जो अलग अलग लैंड मासेज के लिए या लैंडस्केप के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये क्यों होता है। दोस्तों अभी अर्थ के सरफेस पे हम लोग बात कर रहे हैं चेंजेस की। तो देखिए जब अर्थ के सरफेस में चेंजेस होते हैं तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स भी होते हैं, जिनमें इरोजन हो गया और भी बहुत सारे डिपोजिशन हो गए। कई सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद लैंडफॉर्म्स में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, जैसे विंड हो गई या रनिंग वाटर हो गई, ये हमें पता है कि इरोजन और डिपोजिशन दो तरीके से प्रभावित कर सकती है हमारे लैंडफॉर्म्स को। तो ये दो सेट में बेसिकली कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। पहला तो जो इरोजनल है, जिसे डिस्ट्रक्शनल कहते हैं, और दूसरा तो डिपोजिशनल है, जिसे कंस्ट्रक्शनल कहते हैं। तो डिस्ट्रक्शनल मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये डिफॉर्म करेगी जो अलग अलग शेप्स हैं उन्हें, और डिपोजिशनल जैसा कि है तो ये डिपोजिट करेगी ला करके जो अलग अलग तरह के एजेंट्स हैं
के माध्यम से, राइट। तो अब देखिए जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं अलग अलग वेराइटीज़ के, अब इनमें डेफिनेटली जियोमॉर्फिक एजेंट का प्रभाव है। और ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट है ये किस तरीके से प्रभावित करेंगी, फोल्ड बना करके, फोल्ड के थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू, फ्रैक्चर्स के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू। तो ये तो बात हो गई रनिंग वाटर या विंड या जो भी तरह के हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रोल रखते हैं, जैसे सी का स्टेबिलिटी लेवल कैसा है, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेगी कि हमारा लैंडफॉर्म कैसा बनेगा। या टेक्टोनिक का स्टेबिलिटी कैसी है, कहने का मतलब ये है कि अर्थक्वेक को लेकर के ज़्यादा वल्नरेबल तो नहीं है वो जगह, क्योंकि उस तरीके से फिर डिफाइन होगी ना लैंडफॉर्म। तो इसके बाद क्लाइमेट हो गई, पता चला क्लाइमेट ऐसी है वहाँ की कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो अलग टाइप की लैंडफॉर्म बनेंगे। ओके, वैसे लैंडफॉर्म्स होंगे जो ज़्यादा टेम्परेचर्स को झेल पाएँ। तो ये चीज़ें समझना बहुत ऑब्वियस है कि डेफिनेटली इन ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो अन्य कारक हैं, इनका भी प्रभाव पड़ेगा लैंडफॉर्म्स के निर्माण में। दोस्तों नाउ बात करते हैं कि जो रनिंग वाटर है ये किस तरीके से लैंडफॉर्म्स को प्रभावित करता है। देखिए ह्यूमिड रीजन्स में, वैसे क्षेत्र में जहाँ बहुत ज़्यादा नमी रहती है, ह्यूमिड रहता है, आर्द्र क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जहाँ पे भारी वर्षा होती है, तो ऐसे जगहों में क्या होता है, रनिंग वाटर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट माना जाता है और लैंड सरफेस में भारी बदलाव लाता है, क्योंकि रनिंग वाटर है। अब रनिंग वाटर से तो लैंड में चेंजेस आएंगे ही। अब देखिए दो कंपोनेंट्स बताया जा रहा है रनिंग वाटर का। पहला तो ये है कि जो ओवरलैंड फ्लो होता है जनरल लैंड सरफेस में सीट के जैसे, और दूसरा है लीनियर फ्लो, जो कि रिवर जो वैलीज में फ्लो होता है ना, स्ट्रीम के जैसा, धाराओं के जैसा वो। तो पहला सीट के जैसा और दूसरा स्ट्रीम्स के जैसा। अभी इन दोनों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए ज़्यादातर जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो रनिंग वाटर के द्वारा बनाए जाते हैं, ये तो एसोसिएटेड हैं यूथफुल रिवर्स, जो जिसे वाइगोरस रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रिवर्स है ना, इनमें स्टीप ग्रेडियंट होता है। स्टीप ग्रेडियंट का मतलब ये है कि काफ़ी ऊंचे ढलानों से ये बहती है। इसके कारण क्या होता है, अब चूंकि ये ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट से फ्लो कर रही हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा वेलोसिटी है, ज़्यादा फोर्स है, राइट। अब ज़्यादा वेलोसिटी के कारण ये लैंडफॉर्म्स में ज़्यादा बदलाव ला पाएंगी। अब देखिए इसी का उल्टा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रिवर अगर जेंटल है, जितनी ज़्यादा रिवर चैनल जेंटलर होगी उतना ही ज़्यादा डिपोजिशन होगा डेफिनेटली। अब कोई नदी मान लीजिए कि बह रही थी काफ़ी तेज़ी के साथ, बट अब जो उसकी ढलान है वो जेंटल हो गई है, मतलब अब उतनी ज़्यादा ढलान नहीं है जिससे वो उस वेलोसिटी के साथ बह सके, तो वो ज़्यादा डिपोजिशन करेगी, राइट। जो अलग अलग तरीके की चीज़ें लाई जाती है मिट्टी के द्वारा, रॉक्स, बोल्डर्स, जो भी और भी क्ले वगैरह, ये ज़्यादा डिपोजिशन होगा और इस कारण से अलग टाइप का लैंडफॉर्म बनेगा और लैंडफॉर्म में चेंजेस आएंगे। दोस्तों आगे यहाँ पे इरोजन के बारे में बताया जा रहा है। देखिए इरोजन का मतलब हमें पता है कि जब जो लैंड फॉर्म है या जो मिट्टी है उसे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा करके डिपॉजिट किया जाता है, तो वो इरोजन कहलाता है। अब इरोजन के भी कुछ स्टेजेस हैं। तो जो सॉइल कंपोनेंट होते हैं मिट्टी, तो मिट्टी को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो वो सॉइल इरोजन कहलाता है। अब सॉइल इरोजन में बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर, विंड, पीपल, किन्हीं भी वजहों से ये सॉइल इरोजन हो सकता है। अब देखिए ये शुरू तो होता है स्प्लैश के रूप में, इसलिए ये स्प्लैश इरोजन कहलाता है। तो स्प्लैश इरोजन में क्या होगा, बारिश की बूंदें गिरेंगी और इस तरीके से मिट्टी डिस्प्लेस होगी, राइट। तो ये स्प्लैश इरोजन कहलाएगा। लेकिन स्प्लैश से फिर ये सीट इरोजन में डेवलप हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज जब वर्षा होगी या रनिंग वाटर पहुंचेगी तो मिट्टी काफ़ी सारी यहाँ पे जो मिट्टी की सतह है बेसिकली वो सीट के रूप में बहेगी और एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करने लगेगी, राइट। और धीरे धीरे ये रील का रूप ले लेगी। रील इरोजन में क्या होता है, एक आप कह सकते हैं नैरो कॉरिडोर देखने को मिलेगा और फिर ये धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेगी और इस तरीके से ये गली इरोजन कहलाएगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि ओवरलैंड फ्लो के कारण क्या होगा, सीट इरोजन देखने को मिलेगा। और लैंड सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के आधार पे, यानी लैंड सरफेस कितना इरेगुलर है, तो इसके आधार पे भी ओवरलैंड फ्लो में कंक्रीट इनटू नैरो टू वाइड पाथ। ओके, तो डिपेंड करेगा कि कितना नैरो होगा पाथ या कितना वाइड होगा। तो शियर फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्लो हो रहा है वाटर, तो वाटर फ्रिक्शन लगा रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे मेटेरियल की जो कम या ज़्यादा क्वान्टिटीज़ है वो रिमूव होने लगेगी फ्लो के डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी की सतह और इस साइड से बहता पानी आ रहा है, तो इससे क्या होगा, ये जो सतह है ये धीरे धीरे फॉल करने लगेगी पानी के साथ, राइट। तो स्टार्टिंग में तो स्प्लैश इरोजन होगा, लेकिन ये स्प्लैश इरोजन धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, जब ये इस मतलब फ्लो करने लगेगी पानी के साथ, तब ये कहलाएगा सीट इरोजन, क्योंकि सीट के रूप में ये फॉल कर रहा है ना, पतली सीट के जैसा। और सीट इरोजन के बाद धीरे धीरे वो किस में डेवलप हो जाएगा,
रील्स में, ओके, पतले पतले। और इसके बाद ये जब जो थिन बनेगी, थिन कॉरिडोर टाइप्स, तो इसके बाद ये फिर बहुत वाइड हो जाएगा और फिर इस तरीके से ये गली में डेवलप हो जाएगा और फाइनली गली इरोजन कहलाएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछा गया सिविल सर्विसेज में। आपसे पूछा जा रहा है कि सॉइल इरोजन का करेक्ट ऑर्डर बताइए। स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन, सीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन, मतलब ये बेसिकली आपको ऑर्डर बताना है सॉइल इरोजन का। तो हमने देखा कि जब वर्षा का बूंद सबसे पहले मिट्टी पे पड़ती है तो यह स्प्लैश होती है, राइट। तो इस तरीके से स्प्लैश इरोजन बनती है और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो स्प्लैश इरोजन से स्टार्ट है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होता है, फिर ये सीट्स के रूप में फ्लो करती है वाटर के साथ, ओके, मिट्टी, और फिर ये स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन कहलाती है, ओके, स्प्लैश के बाद। और सीट इरोजन के बाद ये रील में डेवलप होती है और धीरे धीरे यही रील ज़्यादा वाइडर होने लगती है तो गली इरोजन कहलाती है। तो ये इरोजन की कंप्लीट प्रोसेस थी। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि ये जो रील है ये ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगी लॉन्ग और वाइड गली में, और ये जो गलीज हैं ये फर्दर डीपेन होगी, वाइडन होगी, लेंथन होगी, और इस तरीके से नेटवर्क ऑफ वैलीज बनाएगी। तो अर्ली स्टेजेस में डाउन कटिंग डोमिनेट्स ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटी सच इज वाटरफॉल एंड कैस्केड्स विल बी रिमूव्ड। ओके, तो अर्ली स्टेज में क्या होगा, डाउन कटिंग के कारण जो इरेगुलरिटीज़ हैं जैसे वाटरफॉल हो गई या कैस्केड हो गई, ये सब हट जाएंगी। नाउ हम लोग 3 स्टेजेस को कवर करते हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। तो देखिए यूथ स्टेज में क्या होगा, जब धाराएं हैं पानी की यानी स्ट्रीम्स जो हैं वो आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो बेसिकली यूथ में स्ट्रीम्स जो हैं वो कम देखने को मिलेंगी, पुअर इंटीग्रेशन होगा और ओरिजिनल स्लोप में फ्लो करेंगी, वी शेप्ड सेलो देखने को मिलेगा जिसमें कोई फ्लड प्लेन्स नहीं होंगे और बहुत नैरो फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे, वो भी ट्रंक स्ट्रीम्स के साथ। और जो स्ट्रीम है, जो धाराएं हैं, ये डिवाइड हो जाएंगी ब्रॉड और फ्लैट में, मार्सेस के साथ, स्वैम्स, लेक्स, इन चीज़ों में। और जो मिएंडर है, मिएंडर का मतलब आपको पता होगा जब नदियां विसर्पण करती हैं, तो ये जो मिएंडर है अगर प्रेजेंट है उस टाइम पे तो ये ब्रॉड अपलैंड सरफेसेस में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये जो मिएंडर है ये धीरे धीरे और इंट्रेंच होगी अपलैंड्स के रूप में। और इस तरीके से जो वाटरफॉल और रैपिड्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे वेयर लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज्ड। तो जहाँ पे लोकल हार्ड रॉक बॉडीज देखने को मिलेंगी वहाँ पे वाटरफॉल और रैपिड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैच्योर फेज में क्या होगा, बहुत सारा इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और जो वैली है अभी भी शेप्ड रहेंगी, डीप रहेंगी, लेकिन जो ट्रंक स्ट्रीम है ये धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगा और वाइडर फ्लड प्लेन में, और जिनमें जो स्ट्रीम है ये मिएंडर के रूप में फ्लो करने लगेगा वैलीज में। ओल्ड एज में स्मॉल ट्रिब्यूटरीज जो ओल्ड एज के दौरान जेंटल ग्रेडियंट्स के साथ फ्लो करेंगी, और जो स्ट्रीम मिएंडर है ये फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन्स शोइंग नेचुरल लिवाइज ऑक्सबो लेक्स। तो इस तरीके से अलग अलग जो बनाए जाते हैं लैंडफॉर्म्स वो देखने को मिलेंगे मिएंडर्स के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही बुनियादी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग लैंडफॉर्म्स एक एक करके सारे लैंडफॉर्म्स को कवर करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है कि आखिर इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनता कैसे है, वाटर किस तरीके से फ्लो करती है, जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनमें किस तरीके से लैंडफॉर्म पर इफेक्ट डालती हैं, ये बातें हैं बेसिकली। बट अभी जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली कवर करेंगे। और लैंडफॉर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, जो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा, और इन चीज़ों पर हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।